नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं संप्रेषण पर, कम्युनिकेशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोग यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी ना समझ में आए या जैसा भी हो उसके लिए सुझाव आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और हम लोग चर्चा करेंगे आज कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद में कम्युनिकेशन को कैसे कैसे सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम अगली वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चंस को भी रिपीट करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में। हर एक पेपर में क्वेश्चन इससे बनता है कम्युनिकेशन से। और 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन BHU बीएड में, AU में भी पूछता है, AU से भी, और अन्य एग्जाम्स में भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए ही आए हैं। तो हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में आज जानेंगे और कम्युनिकेशन क्या होता है उसको पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विचारों को, अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को दूसरे व्यक्ति से साझा करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक उन पर, उस विषय पर, उस तथ्य पर, उस विचार पर दोनों का जो म्यूचुअल शेयरिंग ना हो जाए, परस्पर संपत्ति का अधिकार ना बना ले, जब तक वो बराबरी की व्यवस्था में ना आ जाएं, तब तक ये संप्रेषण चलता है। तो हम इसको चर्चा कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। जो संप्रेषण है यह एक प्रक्रिया है अपने अनुभवों को शेयर करने का, दूसरों को भेजने का। यह एक डाईपोलर प्रोसेस है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक तो सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर है, जो भेजने वाला होता है, वो माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, शाब्दिक, अशाब्दिक, तो उसी के माध्यम से अपने संदेश को उस रिसीवर के पास तक भेजता है और रिसीवर उसको ग्रहण करता है। तो एक म्यूचुअल शेयरिंग की प्रोसेस है संप्रेषण। और संप्रेषण में क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंसेस fully till it becomes a common possession. It modifies the disposition of both the parties who take part in it. ये जॉन ड्यूबी ने अपनी परिभाषा दी है कि संप्रेषण पूर्ण रूप से अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये दोनों की साझा संपत्ति ना बन जाए। दोनों का सेंडर का एंड रिसीवर का, दोनों का जब तक इस पर अधिकार पूर्ण रूप ना हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले, तो 2 पक्ष भाग लेते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। ये दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। सेंडर कैसे रिसीवर लाभान्वित होता है? सेंडर जब कोई वस्तु भेजता है तो उसके संप्रेषण में क्या कमी है इसको प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है। कौन? रिसीवर प्रतिपुष्टि करता है, फीडबैक देता है, और सेंडर को उसको इन्फॉर्म हो जाता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हम कमी कर रहे हैं संप्रेषण में, और वह संप्रेषण को सुधार करता है, उसमें सुधार लाके पुनः संप्रेषण करता है और संप्रेषण उसका अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो जाता है। तो हम ये जान चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को, विचारों को शेयर किया जाता है, दूसरे को पहुंचाया जाता है। यह एक प्रक्रिया है
और हम इसके अब तत्वों के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं। संप्रेषण में स्रोत होता है, उसके लिए सामग्री होनी चाहिए, उसका माध्यम होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का स्रोत, कंटेंट विषय वस्तु, मीडियम माध्यम, रिसीवर प्राप्तकर्ता और फीडबैक प्रतिपुष्टि, ये 5 जो है एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। संप्रेषण के 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या तात्पर्य होता है कि ऐसा स्रोत जो एबिलिटी रखता हो संप्रेषण करने का, अपने विचारों को शेयर करने का, मतलब कि वह जो संप्रेषण कर सकता हो, चाहे उसमें विचार आए या ना आए। मान लीजिए कोई डिस्क हो सकता है, कोई टीवी हो सकता है, वो भी सेंडर हो सकता है, उसमें भी विचार नहीं रहते हैं लेकिन वह संप्रेषण कर सकता है, उसमें संप्रेषण प्रक्रिया करने की क्षमता है। तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम इसको सेंडर के रूप में जानते हैं, इसको सेंडर भी कहते हैं। और कंटेंट होता है, जो कंटेंट होता है मतलब अगर मान लें कक्ष संप्रेषण की हम बात करे जाएं तो कंटेंट क्या होगा, विषय वस्तु होगी जो क्लास में आपको कक्षा में पढ़ानी है। सिलेबस हो सकता है, उसका कोई टॉपिक हो सकता है, अथवा अगर हम इनफॉर्मल में बात करें तो किसी भी सेंडर का विचार हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकती है, सूचना हो सकती है, संवेग भावना हो सकता है उसका, जो व्यक्ति सेंडर है, जो भेजने वाला है उसका। और मीडियम माध्यम क्या हो सकते हैं, तो माध्यम एक तो मौखिक माध्यम होता है और एक अमौखिक माध्यम होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। अभी माध्यम में हम देखते हैं कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का सिस्टम आता है। इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, इसके बारे में भी हम अभी समझेंगे। पहले हम इस एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उसके बाद में रिसीवर आता है। रिसीवर जब हम संप्रेषण कर रहे होते हैं तो जब ये आइडियाज़ हैं माध्यम, मान लीजिए आप वर्बल माध्यम में मौखिक माध्यम में हम किसी विचार को भेज रहे हैं तो रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसका बोध करेगा। उसके बाद में प्राप्तकर्ता जो है फीडबैक देता है। फीडबैक किसको देता है, सेंडर को फीडबैक देता है कि हमने कितना समझा है, या जो सेंडर ने जो बात पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि पहुंच रहा है, माध्यम अच्छा है तो संप्रेषण हो रहा है। और ध्यान देने की बात यह है, कभी भी 100% संप्रेषण नहीं होता है, 100% कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होता है। ये आप एक चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं कि सबसे पहले सेंडर होता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, अपने मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड मतलब संक्षिप्तीकरण करके किसी बड़े से टॉपिक का थोड़ा थोड़ा कोड में भाषा में लिखकर वो रख लेता है या भेजना चाहता है। तो उसके बाद में वो सेंडर जो है, संप्रेषण करने वाला जो है, वो अपनी विचारों को अपने किसी भी एक कोड में लिखता है। उसके बाद में वो ट्रांसमिट करता है और वह सेंडर को सेंड करता है मैसेज बाया किससे, मीडियम से, माध्यम से। वर्बल हो सकता है अथवा फिर कोई नॉन वर्बल हो सकता है, कोई युक्ति हो सकती है, कोई यंत्र हो सकता है। कक्ष शिक्षण की बात करेंगे हम लोग अभी, तो उसमें क्या हो सकते हैं, फार्मूलेज हो सकते हैं, सूत्र हो सकते हैं। रिसीवर उसको प्राप्त करेगा, तीसरे प्रोसेस में रिसीवर होगा, रिसीवर उसे प्राप्त करेगा और उसके बाद में रिसीवर प्राप्त करने के बाद में क्या करेगा, रिप्लाई करेगा सेंडर को। सेंडर रिप्लाई आने पर
उसको फिर फीडबैक देगा और फीडबैक देने के बाद प्रोसेस। तो कह सकते हैं कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो हमेशा मतलब एक चलती हुई रहती है, गतिशील प्रक्रिया होती है, और यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें सेंडर अपने विचारों को शेयर कर रहा होता है। अगले बात पर हम चलते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है, या हम समझ लेते हैं पहले कि वर्बल और नॉन वर्बल जो मीडियम होते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स कैसे बनते हैं। तो संप्रेषण के टाइप्स में दो प्रकार से इसको बांट दिया जाता है। संप्रेषण के उप प्रकार बताए जाते हैं जो कम्युनिकेशन माध्यमों के द्वारा होते हैं, वो दो प्रकार से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक कम्युनिकेशन, नॉन शाब्दिक कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो ओरल हो सकते हैं, मौखिक होते हैं अथवा रिटन होते हैं। इनको हम, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, मौखिक होता है, उनको फेस टू फेस भी किया जा सकता है और थोड़ा डिस्टेंस में होता है। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंद्रियों के माध्यम से होता है, आँख के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, हाथों के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। आप इशारे करके कोई बात अपने अनुभव को शेयर कर ले जाते हैं तो वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन बनता है कि कक्ष शिक्षण का जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है। तो कक्ष शिक्षण कम्युनिकेशन पूछा था ये क्वेश्चन कि कक्ष शिक्षण जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो आप लोग बताइए कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। जो कक्ष शिक्षण होता है इसमें पहले से नियम निर्धारित किए जाते हैं कुछ, कि इतने टाइम पीरियड में इतने चीज़ अध्यापक पढ़ाएगा। तो इस आधार पर तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं, टॉपिक्स भी निर्धारित किया रहता है अध्यापक, और उसके बाद में उसी पर कम्युनिकेशन होता है थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन। इनफॉर्मल इस बात में हो जाता है कि कभी कभी कम्युनिकेशन जिस तरह से डिजाइंड होता है, जिस तरह से उसने ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट किया रहता है टीचर, उस ऑब्जेक्टिव से हटकर कभी कभी बातें हो जाती हैं, कभी कभी शिक्षक और छात्र में कुछ कहासुनी हो जाती है। तो क्या हो जाता है, संप्रेषण इनफॉर्मल संप्रेषण कहलाता है। तो कक्ष शिक्षण फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का संप्रेषण होता है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि संप्रेषण में किस प्रकार कितने प्रकार हैं। तो नॉन वर्बल संप्रेषण, वर्बल संप्रेषण और फॉर्मल और इनफॉर्मल संप्रेषण। हम लोग समझेंगे इस प्रोसेस को, संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और संप्रेषण प्रक्रिया को जानते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया में सेंडर मान लीजिए है, जिसको कुछ अपना विचार या कुछ अपने आइडियाज शेयर करने हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको निर्माण करेगा, अपना कंटेंट बनाएगा कि क्या हमको शेयर करना है, क्या हम बताना चाहते हैं। तो उसको वो निर्माण करता है, लिखता है, इनकोड करता है। जैसे कि आप लोग भी करते होंगे कि मुख्य मुख्य टॉपिक्स के कुछ शब्द नोट कर लेते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बताना चाहते हैं, मुख्य करके एक कोडिंग भाषा में लिखकर और उसको भेज देते हैं, तो वह अगला समझ सकता है। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम मुख्य शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मतलब सारांश
ले लेते हैं किसी भी विषय वस्तु का और उस सारांश को लिख लेते हैं, तो वही सारांश को लिखना ही इनकोड कहलाता है। मतलब आप मुख्य अंश को ही व्यक्त कर रहे हैं संप्रेषण में, क्योंकि अगर हम पूरी विषय वस्तु को व्यक्त करेंगे तो संप्रेषण बहुत लंबा हो जाएगा। उसको प्रसारित करता है और संदेश विषय वस्तु को तैयार करके वह मीडियम के थ्रू मीडियम मतलब कि वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल में गेस्चर हो सकता है, फिर इंद्रियों के द्वारा कर सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, और वर्बल में क्या करते हैं, लिखित रूप से अथवा मौखिक रूप से। तो उसके बाद में वो कहाँ जाता है, संदेशकर्ता के पास जाता है जो संदेश प्राप्त करता है। तो सेंडर 3 कार्य करता है, निर्माण करता है, इनकोड करता है और ट्रांसमिट्स करता है, और उसके बाद में माध्यम मीडियम के द्वारा वह अपनी बात को प्राप्त करता जो रिसीव कर रहा है, लर्नर है जो उसके पास पहुंच जाती है, और वो क्या करता है, वह भी वही काम करता है, उसको समझता है, पढ़ता है और उसकी व्याख्या करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड और इनकोड्स को हम अभी अलग में समझ भी ले रहे हैं। डिकोड करता है, व्याख्या करता है और उसके बाद में अपना संदेश जो है वो माध्यम के द्वारा मतलब फीडबैक कर देता है, यहाँ पर फीडबैक देता है और फीडबैक देता रहता है। संप्रेषण में सबसे ज़रूरी है कि फीडबैक मिलता रहना चाहिए और हर एक स्टेप पर मिलता रहना चाहिए। संप्रेषण में जितनी जल्दी अर्थात कम समय में पृष्ठपोषण मिलता है, फीडबैक मिलता है, संप्रेषण उतना ही अच्छा होता है। तो जो लर्नर होता है वो फीडबैक देगा माध्यम से और संदेश वाहक उसको प्राप्त कर लेता है। अब यही प्रोसेस कक्ष शिक्षण में होता है। कक्ष शिक्षण में क्या होता है कि टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, 2 चीज़ें हैं। टीचर क्या करता है, उद्देश्य का निर्माण करता है, फार्मूलेशन ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि आज हम हिंदी में तुलसीदास के रचनाओं को याद करा देंगे, या फिर आज हम कक्षा 9 में पढ़ाने जा रहे हैं तो मान लीजिए भौतिक विज्ञान का टीचर है तो वह मात्रक बता देगा। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स बना ले जाते हैं। आप मान लीजिए कि पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी में हम निर्वाचन को बता देंगे। आप बनाते हैं टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को आपको कक्षा शिक्षण में प्राप्त करना होता है, तो उसका फार्मूलेट करता है टीचर। प्लान्स फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए प्लान भी बनाता है और उन प्लान को कार्य में भी लाता है। और उसके बाद में कैसे कार्य में लाता है, थ्रू बाया क्लासरूम इंटरेक्शन। जब कक्ष शिक्षण करता है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स बनाया है, जो प्लान बनाया है, वो वहाँ पर क्या करता है, माध्यम है। माध्यम क्या है, क्लासरूम। क्लासरूम में बच्चों के सापेक्ष वो अपनी बातों को, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाया था, उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को वो पहुँचा देता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शिक्षक जो बता रहा होता है, जो शेयर कर रहा होता है अनुभव, एक्सपीरियंस अथवा नॉलेज, तो उसको क्या करता है स्टूडेंट, रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद में रिस्पॉन्ड करता है। वह बच्चा, छात्र उस विषय वस्तु को पहले रिसीव करेगा, उसके बाद में उसको व्याख्या करेगा, उसको बोध करेगा, उसको नॉलेजेबल बनाएगा, अपने रूप में समझेगा, अपने हिसाब से समझेगा और उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड करता है थ्रू ओरल, मौखिक रूप से कर सकता है, अथवा वो क्या कर सकता है, मौखिक रूप से नहीं करेगा तो फीडबैक देगा, इंद्रियों के द्वारा देगा, आँखों से बता देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीडबैक देने वाली, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने वाली तो हमारी आँखें ही होती हैं। और उसके बाद में टीचर के पास वो फीडबैक पहुंचता है, टीचर उसको फीडबैक को फिर ग्रहण करता है और इस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से इसको क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन में इनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है। तो इनकोडिंग जो होता है ये कौन करता है, ये सेंडर करता है। सेंडर इनकोडिंग करता है, किसका इनकोडिंग करता है, कंटेंट का, कंटेंट का इनकोडिंग करता है।
इस पार्ट पर। और डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग रिसीवर के पक्ष में होता है, रिसीवर के पक्ष में होता है। और रिसीवर क्या करता है? उसको जो कंटेंट सेंडर ने भेजा है उसी को डिकोड करता है और उसके बाद में वह फीडबैक देता है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? उसको समझने के लिए वह अपनी उसको विस्तार करता है, जो लिखा हुआ होता है या जो बताया गया होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इनकोडिंग का मतलब आप थोड़ा सा देख समझ सकते हैं कि आप दृश्य रूप से अगर कोई काला कोट पहन के जा रहा है तो आप समझ जाते हैं कि यह वकील होगा। ये हम कैसे समझ गए? ये थ्रू इनकोडिंग, क्योंकि उसकी पहनावे से हम जान जा रहे हैं कि वह वकील है। अगर वही सफ़ेद कोट पहने हुए है तो हम समझ जा रहे हैं कि वह डॉक्टर है उसके पहनावे से। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम डिकोड कर ले रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ पा रहे हैं उसके जो उसने वस्त्र धारण किया है, जो वस्त्र उसने पहना है, उसके थ्रू हम समझ जा रहे हैं कि वह वकील है या डॉक्टर है। तो रिसीवर क्या करता है? डिकोड करता है। और सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसीवर के पक्ष में डिकोडिंग होता है कि इनकोडिंग होता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो बाधा पर बनते हैं। संप्रेषण बाधा में कैसे शिक्षक क्या करेगा? संप्रेषण बाधा नहीं हो रही है तो शिक्षक क्या करेगा? अच्छा शिक्षण के लिए संप्रेषण कैसे आवश्यक है? संप्रेषण ही शिक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। संप्रेषण जितना अच्छा होगा, शिक्षण प्रक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। और शिक्षण प्रक्रिया के लिए जो संप्रेषण है ये बुनियादी तत्व है। तो इस प्रकार से आप इसको जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं संप्रेषण में, जो वर्बल संप्रेषण में नॉन वर्बल टाइप्स आया था उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इसके कैसे टाइप्स होते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू देख लीजिए हम लोग संप्रेषण करते हैं। और एक्सप्रेशंस शोज और फीलिंग्स, हैप्पीनेस, हम सैड हैं, दुखी हैं कि आश्चर्यचकित हैं। कभी कभी आप देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, चेहरे के द्वारा हम खलनायक को जान जाते हैं कि वह डरा हुआ है, वो कैसा है, उसके गेस्चर से हम पता लगा लेते हैं। उसके बाद में पोस्चर्स आते हैं। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि वह खुश है, आज की दुखी है, निराश है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, कैसे है। हम टच करके देख लेते हैं, हाथ मिलाने पर देख लेते हैं। तो इस तरह का माध्यम भी, ये सब नॉन वर्बल माध्यम है संप्रेषण के। ये मीडियम है नॉन वर्बल मीडियम। और वर्बल मीडियम में हम जान ही चुके हैं क्या होता है। नॉन वर्बल मीडियम, वर्बल मीडियम में वर्बल जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो राइटिंग के थ्रू, जो राइट लिखा होता है, लिखिंग, और दूसरा होता है ओरल, मौखिक रूप से। तो वर्बल दो प्रकार से होते हैं, राइटिंग लिखा हुआ अथवा ओरल मौखिक। और नॉन वर्बल हमने जाना फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, टच करके किसी चीज़ को। अब हम बात करते हैं भौतिक बाधाएं। बाधाएं फिर जो होते हैं कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं। तो 4 प्रकार की बाधाओं को कम्युनिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। सबसे पहला भौतिक बाधा। भौतिक बाधा फिजिकल बैरियर्स। कहीं आप शोर हो रहा है, आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो भी नहीं हो पाएगा कक्षा शिक्षण। वह बच्चा स्वास्थ्य खराब है तो आप जो बातें बता रहे हैं वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। उसके बैठने में प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं पा रहा है तो उसका हमेशा ध्यान बैठने में जाएगा। आप कक्षा शिक्षण कितना भी अच्छा करते रहें, शिक्षण प्रक्रिया कितनी भी अच्छी हो, वह ध्यान नहीं लगा पाएगा। वातावरण से असुविधा हो, मान लीजिए गर्मी का मौसम है, लाइट चली जाए, पंखा ना चल रहा हो, पसीने आ रहे लगें
तो उस समय क्या होगा, शारीरिक स्थिति ही नहीं रहेगी कि हम शिक्षण को ग्रहण कर पाएँ या कम्युनिकेशन को ग्रहण कर पाएँ। जो वो बताना चाहता है उसको हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। भाषा की बाधाएं, सबसे बड़ी बाधा भाषा की बाधा है। कोई अनावश्यक रूप से कुछ ज़्यादा बता रहा है, अत्यंत बुकिश नॉलेज है, मतलब कि थोड़ा सा बुकिश किताबी भाषाओं का प्रयोग कर रहा है संप्रेषण में, तो भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितनी सरल भाषा में आप कम्युनिकेट करेंगे, रिसीवर उतनी अच्छी भाषा में उसको समझेगा, उतने अधिक कैपेसिटी में उसको समझ में आएगा। शब्दों का उच्चारण अच्छी तरीके से करना चाहिए। यदि शब्दों का उच्चारण क्लियर नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, ना ही वह सुनने में उसको रुचिपूर्ण लगेगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। और गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। चबा चबा कर, मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आधा शब्द मुंह में ही रह जाए और आधा शब्द ही बाहर निकल पाए। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की बाधा, पूर्व अनुभव, आप जैसे कक्षा शिक्षण में गए हैं, आपने कंटेंट तैयार ही नहीं किया है, विषय वस्तु पर आपका फोकस ही नहीं है, तो इस प्रकार की बाधा आएगी। अथवा पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक भेदभाव हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई ग्रामीण का बच्चा है, कोई शहरी बच्चा है, कोई शहर का रहने वाला है, दोनों एक साथ कक्षा शिक्षण में बैठे हैं, तो ग्रामीण परिवेश का बच्चा थोड़ा शाही किस्म का रहेगा, उसकी नेचर में शर्मीलापन रहेगा। हो सकता है वह थोड़ा अपने आप को उस संस्कृति में, उस कल्चर में न ढाल पा रहा हो, तो सांस्कृतिक भेदभाव भी इसका कारण बनता है। अगला है मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा में क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रहा है, ध्यान कहीं अलग है। आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टीचर कर रहा है, बच्चा सोच रहा है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। अरे पहले पढ़ोगे तब तो एग्ज़ाम में आएगा, तभी तो लिख पाओगे कुछ भी। तो इस प्रकार से रुचि ना लेना। कोई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे का रुचि नहीं लगता है, आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है, माता पिता की इच्छा है संस्कृत पढ़े, आप क्या होगा, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है। उसने परसेप्शन ऐसा बना लिया है। अधूरी जिज्ञासा हो, पूर्वाग्रह हो, ध्यान न दे पाना हो, ये सब क्या होती हैं, मानसिक बाधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। इसके अलावा भी कुछ बाधाएं आती हैं जिसको हम जो है समझ ले रहे हैं कि कौन सी बाधाएं आ सकती हैं संप्रेषण में। मुख्य रूप से यही 4 बाधाएं होती हैं, और उसके बाद में भी कुछ बाधाएं हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हो जाए, अपर्याप्त समय हो, आपको लंबी बात कहनी है और आपके पास समय केवल 1 मिनट का है, तो आप अपना पूरा बात ना कह पाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बाधाएं आती हैं। हम लोग अभी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में संप्रेषण के माध्यम जो हैं, मुद्रित माध्यम, अमुद्रित माध्यम, दृश्य श्रव्य सामग्री से क्वेश्चंस 1-2 बन जाते हैं। कभी कभी वैसे नहीं भी बने हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा उससे नहीं आए हैं। क्वेश्चन इसी से आता है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कितने प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण में बाधा कैसे आता है, आपको सबसे ज़्यादा तो शोर शराब, खराब स्वास्थ्य होना, ध्यान न लग पाना, वातावरण से संबंधित बाधाएं, फिजिकल बाधाएं, भाषा बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको रिवाइज करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसके क्वेश्चंस अगली वीडियो में बहुत ही जल्द सॉल्व करेंगे, और एग्ज़ाम का फॉर्म आने के बाद हम लोग और अपनी गति को तेज़ बढ़ा लेंगे। 10-15 क्वेश्चन आने वाले रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से, जिस टॉपिक से मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है उसको हम सम्मिलित करेंगे, और उसके बाद में हम उसको चर्चा भी करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।